देखिए अभी अभी जो है हम लोग जो है सीमा और सीमा का अस्तित्व और फिर फलन की सततता पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे किसी फलन का किसी बिंदु पर दिए हुए अवकलनीयता की जांच। तो अवकलनीयता का गणित रूप भी पढ़ेंगे और ज्यामितीय रूप भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम गणित रूप देखते हैं। पहले अवकलनीयता होता क्या है। अवकलनीयता, तो ध्यान से देखो अवकलनीयता क्या होता है। चलो परिभाषा लिखो तो सभी लोग लिखिए। यदि फलन f(x) का यदि फलन f(x) का x बराबर a, यदि फलन f(x) ऐसे लिखो, यदि फलन f(x) x बराबर a पर अवकलनीय है, तब यल मतलब बाएं पक्ष का अवकलन, बाएं पक्ष का अवकलज और दाएं पक्ष का अवकलज एक समान होगा। ध्यान से देखिए, अर्थात लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब बाएं पक्ष के अवकलन को हम लोग क्या कहते हैं, लिमिट h अप्रोच टू 0 f(x) माइनस h माइनस f a नीचे h। तो बाएं पक्ष का अवकलज क्या आता है, लिमिट h अप्रोच टू 0, माने h 0 नहीं है लेकिन 0 की ओर जा रहा है, f a माइनस h माइनस f है अपान माइनस h। और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट h अप्रोच टू 0 f a प्लस h माइनस f a अपान h। अगर ये दोनों बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे फलन x बराबर a पर क्या है, अवकलनीय है, ठीक है। ये तो गणित रूप हो गया, ठीक। इसको हम लोग कैसे, पहले इसको प्रूफ करेंगे कि ये कैसे आता है इतना, उसके बाद तब हम ज्यामितीय रूप पढ़ेंगे, ठीक। हाँ चलिए, हमें जो है प्रूफ करना है को अवकलनीयता के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होता है LHD होता है, लिमिट h अप्रोच टू 0 f a माइनस h माइनस f है नीचे माइनस h कैसे आता है। और राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h अप्रोच टू 0 f a प्लस h माइनस f है बटे h, यह कैसे आता है ना। देखिए जो कक्षा 12 हम लोग जो क्वेश्चन हल करेंगे अवकलन का, इस पे आधारित नहीं है, ठीक है। लेकिन वह सूत्र आता कहाँ से है, जैसे साइन x का अवकलन cos x, tan x का sec स्क्वायर x, वो कहाँ से आता है, तो पहले इसको जानेंगे फिर इसी के सहारे वो आता है। tan x का sec स्क्वायर x होता है, साइन इनवर्स का 1 अपान अंडर 1 माइनस x स्क्वायर होता है, सब होता है ना सूत्र। तो आता कहाँ से है, मैं उसको आज यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद चैप्टर जब सरल करेंगे या उसको हल करेंगे तो डायरेक्ट सूत्र पे करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे a कहाँ से आता है। चलो, यह x अक्ष है, y अक्ष है, इनका कटान बिंदु 0,0 O पर है, ठीक है। और यहाँ लिखिए, मान लीजिए कोई फलन f(x) कोई वास्तविक फलन लिख लो। मान लीजिए कोई वास्तविक फलन f(x) है
जिसकी x बराबर a पर अवकलनीयता का परीक्षण करना है। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 3 बिंदु लेंगे। हमें x बराबर a पर, x बराबर a जैसे फलन है, y बराबर fx का एक ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? y बराबर fx का। मतलब कोई फलन है तो उसका ग्राफ खींचेंगे तो कोई तो चित्र बनेगा। ऐसे ऐसे समझो, जैसे y बराबर मैं x कर दिया, लिख दिया, इसका ग्राफ खींचेंगे तो कोई न कोई चित्र बनेगा। ठीक है, इसका चित्र कैसे बनता है? ऐसे, इस तरीके का। इसको हम करते हैं y बराबर x। समझ आया? अगर हम ये वाला लिख दिए ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये सरल रेखा का समीकरण है, या इसका भी चित्र बनेगा। समझ आया ना? इसी तरीके से अगर हम ये वाला लिख दिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो कक्षा 11 हम लोग पढ़े हैं, वृत्त का समीकरण, इसका भी चित्र बनता है। समझ आया ना? उसी तरीके से हमारे पास एक फलन fx है, हम उसका ग्राफ जो है, मान लिया y बराबर fx ग्राफ यह है। ठीक है, हम माने हैं मेरा जो fx उसका ग्राफ ये होगा। ठीक, अब ग्राफ पे हमें 3 बिंदु लेना है। हमें x बराबर a पर अवकलनीयता की जांच करनी है, और जब x बराबर a पर अवकलनीयता की जांच करनी है तो हमें क्या करना है, a से मतलब यहाँ x बराबर a है, a से मतलब इसके जो a पर जो बिंदु p जाएंगे, जैसे देखो निर्देशांक कैसे लिखा जाता है। जैसे हमारे पास y बराबर fx ग्राफ है, अगर मैं x बराबर a ले लिया तो हमारा y कितना आएगा बताओ? f आएगा नहीं? इसको भुज कहेंगे, इसको कोटि कहेंगे। जब निर्देशांक लिखते हैं तो इसमें x का y होता है ना, यह x हो गया, क्या गया y। यहाँ पे निर्देशांक p का हमारा क्या होगा? निर्देशांक p के अगर निर्देशांक कोई पूछेगा तो a कामा f है, होगा कि नहीं? तो मैं आप लिख दे रहा हूँ p के निर्देशांक क्या होगा? a कामा f a। बात समझ आ रहा है? ध्यान से समझो। जैसे कि हमारे पास फलन है fx, क्या है? fx, y बराबर fx। अगर मैं x बराबर a ले लिया, x बराबर a ले लिया तो इसमें x के मान a रखेंगे तो y बराबर f या भुज हो जाएगा या कोटि। तो निर्देशांक खींचते समय 2 बिंदु की आवश्यकता थी, भुज किएगा कोटि, तो p का निर्देशांक हो जाएगा a कामा f है। बात समझ आया ना? तो चलो x बराबर a पर जो हमें बिंदु प्राप्त हुआ वो p है। क्या है? p है। तो p के थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर, b से थोड़ी सी दूरी इधर और थोड़ी सी दूरी इधर लेकर हम ये चेक करेंगे कि यह अवकलनीय है कि नहीं। तो अवकलनीय में देखो होता क्या है, पहले इसको कर लो। तो ये इतना हो गया है, ग्राफ खींच लीजिए, ये सब बना लीजिए। देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक फलन y बराबर fx लेना है और उसका हम ग्राफ ये मान लिए हैं। x बराबर a पर अवकलनीयता ज्ञात करनी है। तो अवकलनीयता कैसे ज्ञात होता है उसको समझो। देखो p को q से मिला दीजिए, p को q से मिला दीजिए, ठीक। तो p को q से मिला दीजिए, ठीक है, और r को p से मिला दीजिए। अगर यह फलन p पर x बराबर a पर अवकलनीय है तो जो यहाँ पे एक जीवा rp दिखाई पड़ रहा है, एक जीवा pq दिखाई पड़ रहा है ना, वह स्पर्श रेखा बनेगा। क्या बनेगा? नहीं समझे क्या? फिर से समझो। अगर यह फलन, इस फलन का नाम क्या है? fx। इस फलन का नाम क्या है? fx। अगर यह फलन x बराबर a पर अवकलनीय होगा तो जो यहाँ पे जीवा rp है और जीवा qp है वो क्या बनेगा? स्पर्श रेखा बनेगा। क्या बनेगा? बात समझ आया? तो पहले ये पॉइंट जानना जरूरी है। हम क्या बोले हैं कि अगर यह फलन x बराबर a पर अवकलनीय है
तब ये जो जीवा आरपी है और जीवा जो पीक्यू है वह बिंदु पी पर क्या बनेगा, स्पर्श रेखा बनेगा। समझा? और स्पर्श रेखा कैसे बनेगा, अगर आर को मैं धीरे धीरे इसके करीब लेता चला जाऊं, आर को अगर मैं पी की तरफ लेकर जाऊं, आर को मैं कहां तक लेकर जाऊं, पी की ओर लेकर जाऊं, तो देखिए ध्यान से दिमाग लगाए, पहले ऐसे है, मैं उसमें से थोड़ा सा इधर काटता हूं, यहाँ पी है, यहाँ क्या है, आर है, ऐसे बना। जब आर को और छोटा करूंगा तो हमारा कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। जब आर को और छोटा करूंगा तो छोटा जीवा ऐसे आते आते जब आर को हम पी के पास ले जाएंगे तो ये वाला जो पाई था हमारा, ये वाला जीवा था, इस तरीके का बन जाएगा। नहीं समझे? फिर से मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये आर पी है, क्या है, आर है, पी है, ठीक। आर को मान लीजिए हम छोटा कर दिए यहाँ, तो हमारा चित्र ऐसा बना। आर को और छोटा और पास ले गए तब कैसा बना, ऐसा बना। आर को और पास में ले जाऊंगा तो ऐसा बना, आर को और पास ले जाऊंगा तो ऐसा बना। एक समय ऐसे का ऐसे खींच जाएगा, खींच जाएगा कि नहीं, ऐसे तो स्पर्श रेखा बनेगा कि नहीं। या कब होगा, जब यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या है, एच है, क्या है, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी भी क्या है, एच। एच को जब मैं छोटा करते 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 जीरो को ले जाऊंगा, ये वाला जो लाइन है क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा। हमारा बात नहीं समझे क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे इसके बीच दूरी क्या है, एच, ये कैसे जानेंगे, यहाँ पे है, यहाँ पर हम ये माइनस एच माने हैं, यहाँ पे प्लस एच माने हैं। इसमें से इसको घटाओगे तो एच आएगा कि नहीं, आएगा ना। और इसमें से इसको माइनस करोगे, देखो यहाँ पे ए का मतलब क्या होता है, पहले ये भी समझ लो, पहले छोटी छोटी बात समझो। हम यहाँ पे ए लिख दी, इसका मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये वाली दूरी क्या है, ए है। यहाँ ए माइनस एच लिख दी, इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ए माइनस एच। ए में से माइनस एच घटाएंगे तो एच नहीं बचेगा। और दूसरी बात सुनो, यहाँ से यहाँ पे प्लस एच माने, इसका मतलब क्या होता है, ये वाली दूरी क्या है, ए प्लस एच, ठीक है। ए प्लस एच में से ए को घटाएंगे क्या होगा, एच आएगा कि नहीं। यह जीवा कब स्पर्श रेखा बनेगा, जब इसको छोटा करते 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 एच को इतना मैं छोटा कर दूं कि वह जीरो ना हो, लेकिन जीरो के करीब हो जाए। एच को मैं इतना छोटा कर दूं कि यह जीरो न हो, जीरो के करीब हो जाए, तो आरपी जीरा क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा हो जाएगा ना। हाँ, तो आप लिखेंगे, हम ध्यान से देखो। चलो अब पी के निर्देशांक लिखना है, क्या लिखना है, हाँ, पी के निर्देशांक पर निकालिए। पी के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, ए कामा एफ है, फिर से बताना पड़ेगा, समझ जाओगे। इसका निर्देशांक निकालना है तो एक्स बराबर ए है। जब एक्स बराबर ए फलन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, या फिर भुज कामा कोटि। आर के निर्देशांक निकालो, कौन बताएगा, ए माइनस एच कामा एफ ए माइनस, समझ में आया। फिर उसका निकालो क्यू के निर्देशांक कितना होगा, ए प्लस एच कामा एफ ए प्लस, बात समझ आया कि नहीं। तो भुज कोटि भुज कोटि भुज कोटि, ठीक। अब चलो ध्यान से, कक्षा 11 में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, सरल प्रवणता, प्रवणता याद आ रहा है। प्रवणता क्या होता था, ढाल, सरल रेखा का एक्स से झुकाव, सरल रेखा का एक्स से, जब किसी वक्र का, चलो हम लोग वही निकालते हैं वो, चले। रेखा आरपी का ढाल, ठीक है, रेखा आरपी का ढाल माने प्रवणता। प्रवणता हमारा क्या है, y2 माइनस y1, याद है सूत्र, x2 माइनस x1, ये वाला याद है ना। अब देखो तो क्या होगा हमारा, y2 के स्थान क्या लिखेंगे, y2 का स्थान लिखेंगे, देखो ध्यान से, ये पहले है, इसको यहाँ पर
चाहे जिसको x1 y1 मान लो। यहाँ पे क्या है f नहीं a माइनस एच है, फिर f a माइनस एच है। ठीक, इसका क्या है a है कामा f है, सही है ना। इसका क्या है a प्लस एच कामा f a प्लस एच। हमें क्या निकालना है ढाल, क्या निकालना है ढाल। तो m1 बराबर होता है y2 माइनस y1, तो y2 में इसको मान लेता हूँ x2 इसको, x1 इसको, y1 इसको। तो y2 माइनस y1 चाहे इसी को मान लो, यह x1 हो गया, ये y1, ये क्या आ गया x2 ये y2। ठीक, प्रवणता का सूत्र y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 है, तो क्या हो जाएगा fa माइनस बोलो fa माइनस fa माइनस एच, नीचे x2 माइनस x1 a माइनस एच। m1 बराबर क्या हो जाएगा fa माइनस fa माइनस एच a माइनस a प्लस एच, ये कैंसिल हो गया। m1 बराबर क्या हो गया fa माइनस fa माइनस एच, नीचे एच, ऋण कॉमन ले लो, m1 बराबर हो जाएगा, ऋण कॉमन लेंगे क्या बनेगा भाई fa माइनस एच माइनस fa, नीचे एच है, ऐसे बनेगा ना। इस माइनस को यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा दूँ। ये सब लिख चुके हो ना वाला, नहीं लिखे हो। या m1 बराबर कितना हो गया बताओ fa माइनस एच माइनस fa, नीचे ऋण एच। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो स्पर्श रेखा का ढाल हम यहाँ पे निकाले हैं, यह बिंदु P की स्पर्शी कब बनेगा, जब हम पहले ये हो गया है सबका नहीं, यहाँ देखो आरपी रेखा, आरपी फलन, फलन या वक्र ना, वक्र की बिंदु P पर स्पर्शी रेखा की वक्र की बिंदु P पर स्पर्शी होने के लिए h को 0 होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। कैसे होना पड़ेगा ध्यान दो, h को छोटा करते करते मैं 0 ले जाऊँ तो ये जो जीवा है इस तरीके का बन जाएगा ना। इसको लिखेंगे लिमिट h अप्रोच टू 0 f a माइनस एच माइनस fa, नीचे क्या आ जाएगा माइनस एच। इसी को हम लोग क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं। हाँ देखिए, अब क्या करना है, सरल रेखा QP की ढाल हम लोग निकालते हैं, या प्रवणता, प्रवणता क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, इसको m2 लिखेंगे, y2 क्या आ जाएगा x2 y2 हो जाएगा fa प्लस एच माइनस fa। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा a प्लस एच माइनस a। देखो ध्यान से, y2 के स्थान पे यह वाला लिख दिए, माइनस y1 के स्थान कौन लिखे यहाँ पे, अरे यार यहाँ पे x1 y1 अब हो जाएगा। देखो अब ये क्या हो गया x2 y2 हो गया, ये क्या हो गया x1 y1 हो गया। इसको मैं मिटा देता हूँ, तो y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ये कैंसिल हो गया, m2 बराबर क्या हो गया f a प्लस एच माइनस fa, नीचे क्या आ गया एच। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यह m2 बिंदु P की स्पर्शी कब बनेगा, मतलब रेखा QP, रेखा QP वक्र की बिंदु P पर स्पर्शी
रेखा क्यूपी वक्र की बिंदु पी पर स्पर्शी होने के लिए क्यू को कहाँ आना पड़ेगा? पी की ओर। क्यू को कहाँ आना पड़ेगा? क्यू पी की ओर। यह कब होगा? जब एच कहाँ जाएगा? 0 की ओर। बात समझ में आएगी नहीं? क्यू जब पी की ओर आएगा तो एच को छोटा होते होते कहाँ तक आना पड़ेगा? 0 की ओर। समझ में आ? इसलिए क्या हो जाएगा हमारा? स्पर्शी बिंदु पी पर स्पर्शी हमारा क्या हो जाएगा? लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए इसे एच। इसी को हम लोग कहते हैं आर एच डी। क्या कहते हैं? आर एच डी का पूरा नाम क्या है? राइट हैंड डेरिवेटिव। हिंदी में क्या कहते हैं? दक्षिण पक्ष का अवकलज ना। उसमें क्या है? बाएं पक्ष का अवकलज एच डी में ए प्लस एच माइनस एफ ए बटे एच। ठीक है। तो देखो बिंदु पी की स्पर्शी दोनों तरफ से मैं ज्ञात कर लिया। आरपी से भी ज्ञात कर लिया, क्यूपी से भी ज्ञात कर लिया। आरपी में एच को छोटा करते करते ए वाला स्पर्श रेखा प्राप्त किया। क्यूपी में एच को छोटा करते करते फिर मैं यही प्राप्त कर लिया। इधर से चले तभी पे मिला, इधर से चले तभी पे मिला। अगर किसी वक्र में या किसी फलन में किसी बिंदु पर बाएं पक्ष का अवकलन फिर दाएं पक्ष का अवकलन एक हो जाता है तो हम कहेंगे वह फलन x बराबर a पर अवकलनीय होगा। क्या होगा? हाँ, इसको लिख लो, अभी मैं बताता हूँ। इस प्रकार जीवा PQ और जीवा RP वक्र की बिंदु P पर स्पर्श रेखा। इस प्रकार जीवा PQ और जीवा RP वक्र की बिंदु P पर स्पर्शी होगी यदि LHD बराबर RHD। ठीक है। LHD का मान क्या है? लिमिट h अप्रोच टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटे रीड एच बराबर लिमिट h अप्रोच टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए नीचे एच। ठीक है। यह कंडीशन हो चाहे यह कंडीशन हो तब इसको हम लोग दूसरी भाषा में कर सकते हैं। दूसरी भाषा में क्या हम बोलेंगे? फलन की हो गया ना, यदि उपरोक्त संबंध सही है तब फलन f(x) का x बराबर a पर अवकलनीय फलन f(x) को x बराबर a पर अवकलनीयता कहेंगे। अवकलनीयता कहेंगे। अवकलनीयता होने के लिए क्या होता है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है। अगर ये इतना कंडीशन है तभी हम उसको अवकलनीय कहेंगे। देखो अगर कोई फलन इस प्रकार का होता है, ऐसे ऐसे लगातार चल रहा है, हम कहते हैं फलन क्या है? सतत है। क्या है? हम कल पढ़े थे भाई। सतत में तो समझ में आता है कि फलन जो है लगातार चलता रहे, कंटिन्यूअस, कहीं भी ब्रेक न हो। ठीक है।
इसको हम कहते हैं सतत फलन। कैसा फलन है? सतत फलन है। ठीक है। अवकलनीयता है, अवकलनीयता को कैसे हम चित्र में से प्रदर्शित करेंगे उसको भी देखिए। अवकलनीयता को चित्र से दर्शाना है। जैसे देखो कोई फलन है, अगर ऐसे ऐसे जा रहा है तो सतत है, लगा यहीं से ऐसे टूट के फिर ऐसे ऐसे जा रहा है तो क्या हो गया? ध्यान से देखो, जहां पे ग्राफ मतलब स्मूथ न हो, स्मूथ का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे यहाँ देखो कोना आ गया, कोणीय बिंदु आ गया, मतलब ग्राफ में कोणीय बिंदु नहीं आना चाहिए। अगर ग्राफ में कोना आ गया तो यह फलन जो है, जैसे अगर किसी फलन के ग्राफ है तो वह फलन इस बिंदु पर, मान लो यहाँ से यहाँ तक ये दूरी है, इस बिंदु पर क्या अवकलनीय नहीं है, इस बिंदु पर क्या अवकलनीय नहीं है। नहीं समझे क्या? चित्र में ऐसे ग्राफ है तो हम उसको कहते हैं कि सतत है। जब चित्र में ऐसे मिलेगा, ठीक है, इस प्रकार का मिलेगा तो सभी जगह अवकलनीय है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पर अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय के लिए चित्र को देखकर अवकलनीयता कैसे बताया जाता है? मतलब ग्राफ में कोणीय, मतलब कोणीय बिंदु नहीं होना चाहिए, ग्राफ में कोणीय बिंदु नहीं होना चाहिए। ग्राफ कैसा होना चाहिए? स्मूथ होना चाहिए। स्मूथ माने चिकना होना चाहिए, तब हम कहेंगे उस बिंदु को क्या है? अवकलनीय है। बात हमारा समझ में आया कि नहीं? हाँ। और सतत का मतलब ये होता है, जैसे कि अब देखो असतत में क्या होता है, मैं सब ग्राफ खींच रहा हूं, उसको समझो ध्यान से। असतत का मतलब क्या होता है? देखो एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष। अगर मैं यहाँ मान लू ए, एक्स बराबर ए तो क्या है? असतत है। इसको बी मान लू, एक्स बराबर बी तो क्या है? असतत है ना? असतत मतलब ग्राफ यहाँ टूट गया, यहाँ टूट गया। इसको हम कहेंगे कि मतलब यहाँ सभी जगह कंटीन्यूअस माने सतत है, लेकिन ए और बी को यह सतत नहीं है। समझ आया? अब देखो इस प्रकार का ग्राफ हमें मिलेगा तो हम कहेंगे कि मतलब इस सब बिंदु पर सतत और अवकलनीय दोनों है। ठीक है, समझ आया? अब जैसे यहीं पे आ गया ऐसे, अब फिर यहाँ से ये ऐसे हो गया, तो बताओ यह ए बिंदु है, ए बी है, ये क्या है? सी है। मान लो यहाँ पर हम मान ले रहे हैं ई, क्या मान ले रहे हैं? ई। तो एक्स बराबर ई तो क्या है? सतत भी है और अवकलनीय भी है। एक्स बराबर ई तो क्या है? सतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है। देख रहे हैं ना, ग्राफ उल्टा नहीं है। एक्स बराबर बी पर मतलब न तो अवकलनीय है न तो, हाँ टूट गया, मतलब यहाँ कुछ नहीं है, ऐसे है, ऐसे है ग्राफ। हम तो गोला पार देते हैं ऐसे समझने के लिए, यहाँ पर ऐसे खाली है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? एक्स बराबर सी पर क्या है? सतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है। तो देखो अगर ग्राफ सतत नहीं है तो अवकलनीय तो एकदम ही नहीं होगा। बात समझ आया ना? ग्राफ अगर सतत नहीं है तो अवकलनीय तो होगा ही नहीं। अगर ग्राफ अवकलनीय है तो हो सकता है वो सतत हो जाए। जैसे देखो यहाँ पर अवकलनीय नहीं है, नहीं, अगर ग्राफ अवकलनीय नहीं है तो हो सकता है वो सतत हो जाए। फिर से समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ग्राफ अवकलनीय है तो पक्का है उस बिंदु पर वो सतत होगा ना। अगर ग्राफ उस बिंदु पर सतत है तो ये जरूरी नहीं है कि वह उस बिंदु पर अवकलनीय हो। मतलब अवकलनीय समझ लो बड़ा हो गया। अगर अवकलनीय है तो सतत अपने आप चलाएगा और सीमा का फलन का अस्तित्व भी अपने आप हो जाएगा। ठीक, अगर वह सतत है तो अवकलनीय का होना जरूरी नहीं है। जैसे देखो यहाँ ग्राफ सतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है, देख रहे हो ना? यहाँ देखो, यहाँ सतत नहीं है तो अवकलनीय नहीं है, सतत नहीं है यहाँ पर तो अवकलनीय भी नहीं है। कैसे जानोगे? यहाँ पे ग्राफ टूट गया है, यहाँ कोई स्मूथ नहीं है। टूटा का मतलब ऐसे है, इस प्रकार है, हम तो वृत्त ऐसे बना दिए। समझ आया? तो नोट में लिख लो अच्छी, नोट में ये लिखना है, अगर कोई फलन एक्स बराबर ए पर अवकलनीय है, यदि कोई फलन एक्स बराबर ए पर अवकलनीय है, यदि कोई फलन एक्स बराबर ए पर अवकलनीय है, तब वह फलन
तब वह फलन x बराबर a पर संतत अवश्य होगा। तब वह फलन x बराबर a पर संतत अवश्य होगा ना। हाँ, इसका उल्टा भी लिख लो। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में क्या लिखना है? यदि कोई फलन x बराबर a पर संतत है, यदि कोई फलन x बराबर a पर संतत है, तब यह जरूरी नहीं है कि वह ग्राफ अरे वह फलन x बराबर a पर अवकलनीय हो। ठीक, चलो अब हम लोग यदि f(x) व g(x), यदि f(x) व g(x), यहाँ फलन में लिख दे रहा है, यदि फलन f(x) व g(x) x बराबर a पर अवकलनीय है, तब पहला f(x) प्लस माइनस g(x) भी x बराबर a पर अवकलनीय होगा। ध्यान दीजिए, ये समझ आया ना? जैसे f(x) भी x बराबर a पर अवकलनीय बा, g(x) भी x बराबर a पर अवकलनीय बा, तो दोनों को जोड़ से जवन फलन बने और दोनों को घटाना से जवन फलन बने, दोनों अलग अलग अवकलनीय हुई। हमारी बात फिर से समझ लो। जैसे f(x) x बराबर a पर अवकलनीय बा लगे, g(x) भी x बराबर a पर अवकलनीय बा अलग से ना, तो दोनों को जोड़ दे देखे हमारा नया फलन बने, वो x बराबर a पर अवकलनीय है। दोनों को घटाई देवे, एक नया फलन बने, तो वो x बराबर a पर अवकलनीय है। दूसरा f(x) इंटू g(x) भी x बराबर a पर अवकलनीय होगा। तीसरा f(x) बटे g(x) भी x बराबर a पर अवकलनीय होगा, यदि g a नॉट इक्वल टू g। ठीक, हाँ, तो चौथा पॉइंट नोट कर लीजिए। चौथा पॉइंट लिखिए, त्रिकोणमितीय फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन x बराबर अपने प्रांत पर अवकलनीय होते हैं। प्रांत का मतलब समझ रहे हो ना? अगर फलन x बराबर a पर परिभाषित है, मतलब फलन जिस बिंदु पर परिभाषित है उसको उसका प्रांत कहते हैं, उस बिंदु को। ठीक है, नहीं समझे क्या? जैसे tan 90 का मान अनंत है, तो 90 अंश उसका प्रांत थोड़ी न है। मतलब फलन जिस बिंदु को परिभाषित हो उसको, उस बिंदु को फलन का प्रांत कहते हैं। समझा? जैसे सेक 90 अंश, सेक 90 अंश क्या है? अपरिभाषित है, तो 90 अंश सेक के लिए प्रांत नहीं है, सेक का प्रांत 90 अंश नहीं है। पांचवा पॉइंट लिखिए, पांचवा पॉइंट है बहुपदी फलन। पांचवा पॉइंट अचर फलन, अचर फलन व बहुपदी फलन, बहुपदीय फलन। ठीक, प्रत्येक रियल नंबर पर, रियल नंबर का मतलब समझते हो ना? प्रत्येक r पर अवकलनीय है, अवकलनीय है।
आर का मतलब क्या होता है? सभी वास्तविक संख्या। क्या होता है? जितना संख्या तुम लोग लिखते हो सब वास्तविक होता है, ठीक है, आयोटा वाले को छोड़कर। और संख्या है, ठीक। छठा, चरघातांकी श्रेणी ए पावर एक्स, जहां एक्स ए से बड़ा है ना, पर अवकलनीय होता है, अवकलनीय होता है, ठीक। लघुगणकीय फलन अपने प्रांत पर अवकलनीय होता है। लघुगणकीय फलन अपने प्रांत पर अवकलनीय होता है, ठीक है। ये सब सारा पॉइंट लिख लीजिए।